हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि पहले हर संडे को मैं कमेंट बॉक्स का वीडियो शूट करता था और आपको बताता था, बट क्या हो रहा है दोस्तों कि संडे को मेरे पास थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो जाने की वजह से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूं। आपको बता दो, जो संडे को आप वीडियो देखते थे यूट्यूब पे, उसको मैं शनिवार को शूट करता था और उसको संडे को अपलोड करता था। दोस्तों क्या हो रहा है कि मेरे को सप्ताह में एक दिन संडे को छुट्टी मिलती है, तो इसके नाम से क्या हो रहा है, शनिवार को छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो मैं संडे को वीडियो शूट करूँगा जो कमेंट बॉक्स का रहेगा और उसको मंडे को आपको यूट्यूब में डालूंगा। वहाँ पर आप जाके यूट्यूब में मंडे को आपको मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सर आईजीबीटी के कलेक्टर पे इंडक्टर कॉइल के माध्यम से सप्लाई जाता है, लेकिन इंडक्टर कॉइल का काम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, प्लीज बताइए। दोस्तों इसका जो टॉपिक रहेगा अलग से मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तो अच्छे से बताऊंगा, बट अब थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप यहाँ पे समझना। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड हो गया, हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड हो गया दोस्तों। यहाँ पे समझ लो न्यूट्रल और यहाँ पे फेस, यहाँ पे दोनों जो बीच वाला पॉइंट होता है एसी सप्लाई का रहता है। एसी सप्लाई जैसे यहाँ पे इन होता है, उसके बाद क्या होता है, दो आउटपुट यहाँ पे मिलता है, एक मिलता है प्लस, एक मिलता है माइनस। ये जो दोनों सप्लाई हमारा रहता है, ये रहता है डीसी सप्लाई रहता है, हमारा डीसी सप्लाई रहता है। ओके, अब दोस्तों बात करने वाला इंडक्टर कॉइल का। दोस्तों जब भी इंडक्टर कॉइल लगता है सीरीज में लगा रहता है, पैरेलल में नहीं लगा रहता है, ये नोट कर लेना। अब इंडक्टर कॉइल क्यों लगाते हैं और उसका काम क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों ये जो पॉजिटिव वाला सप्लाई है, इसके माध्यम से यहाँ पे मैंने इंडक्टर कॉइल यहाँ पे लगा दिया। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे बना दिया इंडक्टर कॉइल। पहले मैंने यहाँ पे एक कोर बना दिया। कोर कौन सा है? ये हमारा फेराइट कोर का बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने के लिए जो मैग्नेट बने और छोड़े, यानी जल्दी मैग्नेट बने और छोड़े। कब? जब उसको करंट दोगे तो मैग्नेट बनेगा और जल्दी छोड़ देगा, वो फेराइट कोर में ही यहाँ पे बनता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉइल लगा दिया, यहाँ पे मैंने इसके अंदर में कॉइल लगा दिया, ये कॉइल हमारा हो गया। ओके, एक कॉइल हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे हम तो डीसी सप्लाई दे रहे हैं, यानी डायरेक्ट करंट दे रहे हैं, हमको यहाँ पे भी सप्लाई इसके माध्यम से मिलता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा समझना है। सबसे पहले क्या होता है, कभी कभी दोस्तों कि मान लो डीसी, यहाँ पे डीसी जा रहा है, कभी कभी क्या होता है वोल्टेज को ऐसे हो जाता है, इसको स्पाइस करंट बोलते हैं, ऐसे हो जाएगा, फिर कभी कभी ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। दोस्तों इसको क्या करता है दोस्तों, जो स्पाइस करंट यहाँ पे मिलता है, जो बाहर वाला आप करंट देख रहे हो, इसको क्या करता है दोस्तों, मैग्नेट के रूप में अपने अंदर मैग्नेट बनाता है और फिर इसको क्या करता है, फिर नॉर्मल कैसे, यानी इस टाइप का करंट यहाँ पे क्या करता है, आउट करता है। ये हमारा इंडक्टर कॉइल का काम होता है। अभी बहुत अपने आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि इतना समझने की कोशिश करना। जो हमारा यहाँ पे डीसी सप्लाई आता है, उसको क्या करता है, यहाँ पे सीधे इंडक्टर कॉइल के माध्यम से पहले इसको क्या करेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग करके आगे लगाता है। जो फेराइट कोर होती है वो क्या करती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग बहुत फास्ट करती है। फेराइट कोर वाली जो एसएमपीएस रहे या इंडक्टर कॉइल रहे। ओके, नॉर्मली आप यहाँ पे लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि जो हमारा डीसी करंट होता है, जो इसको स्पाइस करंट बोलते हैं, शंट करंट बोलते हैं। ओके, ये क्या करता है, इसको दूर करने का काम करता है, हमको ऐसा वाला करंट को क्या करता है, सेंड करने का काम करता है, ऐसा वाला रोकने का काम करता है। ओके, ये नॉर्मली इसकी डिटेल्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले थ्योरिकल बनाऊंगा और उसके बाद प्रैक्टिकल बनाऊंगा। लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम बताएंगे। ओके, और दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर पिजन का 1800 वाट का इंडक्शन है जो 1000 वाट पे सही चल रहा है, बट 1200 वाट से 18 वाट पे करने पे हाई लो एम्पियर होने लग रहा है। ओके, इनका कहने मतलब क्या है कि इंडक्शन है वो 1800 वाट का है। ओके, यहाँ पे इंडक्शन 1800 वाट है, बट ये 1000 वाट पे, 1000 वाट में सही वर्किंग कर रहा है। अब जैसे क्या कर रहे हैं 1000 वाट से जैसे इसको बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे इसको बढ़ा रहे हैं, मान लो यहाँ पे मैंने 1600 वाट कर दिया, 1600 वाट जैसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एम्पियर जो होता है हाई लो हो रहा है। ओके दोस्तों, आप क्या कर रहे हो, 1000 वाट पे तो सही चल रहा है, बट 1600 वाट पे एम्पियर हाई लो हो रहा है। ओके, तो कहने मतलब क्या होता है दोस्तों, जो उसमें क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज की प्रॉब्लम है। जैसे ज्यादा लोड ले रहा है तो क्या हो पा रहा है, सही से सर्किट फीडबैक नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 5 यूएफ 400 वोल्ट का कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा। उसके बाद 0.33 माइक्रोफैराड 1200 वोल्ट का कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉइल का इनपुट। कॉइल का इनपुट वाला समझ लो, और यहाँ पे इनपुट लिख दिया और यहाँ पे आउटपुट लिख दिया। उसके माध्यम से क्या रहता है, रेजिस्टेंस लगा रहता है। वहां पे आपका रेजिस्टेंस लगेगा 820 के का। ओके, ये 820 के का 2 रेजिस्टेंस लगा रहता है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये अधिकतम इसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रीसेट को तो आप चेंज करके देख डाले होगे। उसके बाद अगर नहीं होता है तो सबसे पहले दोनों कैपेसिटर को चेंज करो और उसके बाद दोनों रेजिस्टेंस को चेंज करो। ओके, फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, प्रेस्टीज का इंडक्शन ICX7 सर, इसका वाइपर बड़ा IC उड़ जाता है। दोस्तों प्रेस्टीज में ICX7 मॉडल नहीं आती है,
पहली बात। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अलग अलग मॉडल आती है, वहाँ पे 3.1 V2 आता है, 2.0 आता है, 20 आता है, अलग अलग मॉडल आता है, तो आप मॉडल नंबर यहाँ पे मिस्टेक कर दो। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेस्टीज के 2-3 मॉडल ऐसे आते हैं जिसमें वाइपर वाला आईसी नहीं लगता है, उसमें दूसरे नंबर का आईसी लगा रहता है। ओके, पहले उसको वाइपर वाला आईसी को यहाँ पे क्या करना, जो ट्रैक होती है, आप कैसे पहचानोगे कि वहाँ पे वाइपर वाला आईसी लगी, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने वाइपर वाला आईसी का यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे ड्राइंग कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने वाइपर वाला आईसी को ड्राइंग कर दिया। आपको बताया था वाइपर वाला का जो पहला और दूसरा जो पिन होता है वो सोर्स होता है, सोर्स। ओके, यहाँ पे सोर्स, इसको ग्राउंड से भी जोड़ा जाता है। तीसरा जो नंबर पिन रहता है वो रहता है FB, यहाँ पे FB यानी फीडबैक लगा रहता है। हमेशा तीसरा नंबर पिन से आप देखोगे कि एक 18 वोल्ट का जीनर ही यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे 18 वोल्ट का जो हमारा जीनर लगा रहता है, इसको हमेशा तीसरा नंबर पिन से ही यूज करते हैं, 18 वोल्ट का जीनर। ओके, और जो हमारा 4 नंबर पिन रहता है वो BDD रहता है। ओके, यहाँ पे BDD लिख दिए। हमेशा आप देखोगे कि तीसरे नंबर पिन का जो जीनर डायोड रहता है, यहाँ से होके एक यहाँ पे डायोड लग सकता है जिसको फास्ट डायोड बोलते हैं। हो सकता है डायोड आपका 4148 का हो, या हो सकता है समझ लो जो 207 होती है यानी फास्ट डायोड जिसको बोलते हैं वो यूज होता है, ये समझेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा रहता है 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, 8 नंबर, इसको ड्रेन बोलते हैं। ओके, ये ड्रेन हमारा बोलते हैं, इसको ड्रेन बोलते हैं। हमेशा ड्रेन क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई से जुड़ा रहता है, नहीं समझ लो इसमें प्लस 300 वोल्ट आते हैं और डीसी के रूप में। इसको ऐसे अगर मान लो पीसीबी का आपके पास डिजाइन होता है तो आप वहाँ पे समझ जाओ कि हमेशा वाइपर वाला यूज होता है। अगर मान लो कभी कभी समझ लो आपको मिस्टेक भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, नंबर जैसे 80-12 आता है, अलग अलग नंबर के आते हैं, बट वहाँ पे वाइपर वाला काम आ जाता है। तो आप यहाँ पे कंफर्म कर लेना कि यहाँ पे अगर 4 पिन आपस में शॉर्ट हो, लेकिन और आपको बता रहा हूँ कोई इंडक्शन पीसी में यहाँ पे 3 पिन ही रहता है, वहाँ पे भी आपको वाइपर वाला यूज हो सकता है। अधिकतम फिलिप्स पे भी लगा रहता है, हेवल्स और बजाज और वी गार्ड में भी आजकल लग के रहता है, ड्रेन की तरफ 3 पिन ही रहता है। ओके, कोई पीसी में क्या होता है दोस्तों, पहला और दूसरा नंबर हमेशा सोर्स रहता है, नहीं आपस में शॉर्ट रहेगा, ये चीज को ध्यान देना। और तीसरा जो नंबर रहता है फीडबैक हमेशा रहता है, और जो 4 नंबर पिन रहता है समझ लो BDD हमेशा रहता है। ओके, फिर दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि प्रेस्टीज के इंडक्शन मॉडल नंबर 14.0 इसमें E2 का एरर शो कर रहा है, क्या सलूशन बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पे देने जा रहा हूँ, और इस आंसर को आपको समझना, हर इंडक्शन की पीसीबी का सिद्धांत एक ही रहता है, तो आप अगर करके देखोगे तो आसानी से वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे फेस। आपके इंडक्शन के पीसीबी में जो मेन लीड वायर होता है, जो AC से आप लगाते हो, प्लग में लगाते हो, उसमें एक न्यूट्रल लाइन होता है, एक फेस लाइन होता है, दोनों के माध्यम से यहाँ पे करंट आगे जाएगा। तो करंट आगे जाएगा तो आप देखोगे सबसे पहले एक फ्यूज मिलेगा। फ्यूज जो रहेगा 10 एम्पियर का अधिकतम फ्यूज लगा रहता है, अधिकतम 15 एम्पियर से लगा रहता है। ओके, तो यहाँ पे एक फ्यूज मिलेगा। फ्यूज के बाद में दोस्तों एक कैपेसिटर यहाँ पे मिलता है, जो कैपेसिटर की वैल्यू रहती है 2 माइक्रोफैराड, 275 वोल्ट AC का रहता है। जो कैपेसिटर हमेशा समझ लो पैरेलल यानी न्यूट्रल लाइन से और फेस लाइन में यूज हुआ रहता है, वो लाइन फिल्टर की काम करता है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डायोड मिलता है। कौन सा डायोड मिलता है, एक समझ लो फेस लाइन से और एक न्यूट्रल लाइन से। जो डायोड यहाँ पे मिलता है दोस्तों, ये हमारा रहता है IN 4060 डायोड मिलता है। ओके, ये हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, इसको रेक्टिफायर में यूज करते हैं AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। डायोड यहाँ पे मिल गया, एक न्यूट्रल लाइन से डायोड, एक फेस लाइन से डायोड। डायोड का दोनों कैथोड आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे DC सप्लाई मिलता है, बट यहाँ पे DC प्रॉपर नहीं मिलता, ना यहाँ पे AC मिलता है। ये दोनों का बीच का वोल्टेज हमको मिलता है, ना यहाँ पे समझ लो AC मिलता है, ना ये DC मिलता है। हमको यहाँ पे समझ लो दोनों का बीच का वोल्टेज मिलता है, ऐसे वोल्टेज मिलता है। ओके, या ना DC है ना AC है। तब जाके दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का सेक्शन लगा रहता है। अब हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज यहाँ पे कैसे, सबसे पहले नॉर्मली आप इंडक्शन के पीछे में देखोगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि आपका इंडक्शन 220 वोल्ट में यहाँ पे चलेगा। ओके, ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसकी रहती है और 220 वोल्ट AC है, AC में चलेगा। और कभी कभी क्या होता है, मान लो कि आपके पास अगर 260 वोल्टेज आ जाएगा, कौन सा वोल्टेज, यहाँ पे AC वोल्टेज। ओके, यहाँ पे 260 वोल्टेज आ जाएगा तो आप क्या करोगे, अगर मान लो कि आपके पास 260 वोल्टेज आ रहा है। ओके, अभी ठंडी के दिन में उससे बहुत कंप्लेन आती है कि मेरे पास सर वोल्टेज बढ़ गया तो मैं क्या करूँ, मेरा इंडक्शन नहीं चल रहा है। तो क्या करता है दोस्तों, जो 260 वोल्टेज आता है इसी को यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप करके यहाँ पे रेजिस्टेंस लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि 330 के रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 330 का रेजिस्टेंस लगेगा तो ए वाला हमारा जो सेक्शन होता है, ये हमारा E1 के लिए जाता है, ये लो वोल्टेज के लिए जाता है। ओके, यहाँ पे लो वोल्टेज के लिए जाता है, और जो ए वाला हमारा सेक्शन रहता है ये E2 के लिए जाता है। ओके, ये हाई वोल्टेज के लिए जाता है। तो दोस्तों आपको अगर मैं बताता हूँ कि इसके में आपको वोल्टेज चेक, अगर दोस्तों मान लो कि आपके पास अगर डेटा शीट नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगा है, अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा, ओके, तो ये वाला रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो ना यहाँ पे समझ लो E2 का वोल्टेज ड्रॉप करके जाएगा, ना यहाँ पे E1 वाला वोल्टेज ड्रॉप करके जाएगा, जो माइक्रो कंट्रोलर IC के 2 पिन पे जाती है। तो क्या एरर शो करेगा, E2 का एरर शो करेगा, ये हो जाता है। अगर मान लो कि ए वाला रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा
तो आपका यहाँ पे E2 का शो करेगा। अगर ए वाला रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा तो आपका E1 का एरर शो करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज चेक कर लेना। अगर आपको वोल्टेज चेक करना नहीं आता है तो आंख बंद करके क्या करना, तीनों रेजिस्टेंस को आपको चेंज कर देना, जैसे हम लोग रिप्लेसमेंट करके देखना। ओके। और कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो इंडक्शन में हमारा एरर कोड आ रहा है वो हाई वोल्टेज का है कि लो वोल्टेज का। तो एक और आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ, आप जब भी ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आए तो एक डायोड को ओपन कर देना, कोई सा भी एक डायोड को ओपन कर देना। अगर ओपन करने के बाद में समझ लो वहाँ पे आपका एरर सही हो जाता है तो आप समझ लो कि आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है सभी रेजिस्टेंस सही है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी। ये रेजिस्टेंस जो हमारा 330 के लगा था इसको वैल्यू को बढ़ा के आप 470 के लगा देना। ओके। कब, जब यहाँ पे एक डायोड को ओपन करोगे, कोई सा भी, या न्यूट्रल लाइन से ओपन करो या फेस लाइन से ओपन करो। ओपन करने से आपको कंफर्म पता चलेगा कि जो एरर कोड आ रहा था वो हाई वोल्टेज का एरर कोड था। ओके। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि भाई मेरा शॉप में ओरिजिनल सूर्या कंपनी का 1800 वाट का इंडक्शन आया है, उसके IGBT शॉर्ट हो रहा है, हाई एम्पियर का काम करने के लिए प्रीसेट नहीं दिया है और PCB पर प्रीसेट की मार्किंग भी नहीं दी हुई है। प्रीसेट वाली रेजिस्टेंस की ट्रैक बताओ कहाँ से होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। अगर आपके इंडक्शन में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको बताता हूँ, वहाँ पे आप PCB देखते हो, PCB में आपको प्रीसेट नहीं है। लेकिन आजकल के जो जितने भी समझ लो फिलिप्स का हो गया, बजाज आप वहाँ स्पेंडिट का हो गया, आपका सूर्या का PCB हो गया, उसके अंदर में प्रीसेट नहीं रहती है। ओके। वो PCB जो होती है CHK कंपनी की होती है। प्रीसेट कहाँ पे लगी रहती है, जो माइक्रो कंट्रोलर IC होता है उसके इंटरनल में प्रीसेट लगी रहती है। वहाँ पे प्रीसेट की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगता है। ओके। और रेजिस्टेंस को भी आप क्या करोगे, वैल्यू को कम ज़्यादा करोगे तभी भी आपका एम्पियर वहाँ पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, इंटरनल से वहाँ पे एम्पियर को क्या करता है, फिक्स कर देता है। ओके। अब बात करने वाली सबसे पहले दोस्तों कि मान लो जो आप IGBT लगाते हो तो IGBT क्या तुरंत उड़ जाता है कि कुछ देर चलने के बाद उड़ता है, इसको आपको यहाँ पे नोट करना। अगर यहाँ पे IGBT तुरंत उड़ता है तो आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले IGBT के पास में एक असेंबली पैकेज में 6 पिन का IC लगा होगा। कौन सा IC, पल्स विथ मॉड्यूलेशन IC लगा होगा। हो सकता है IC का जो लेग होती है ओपन होगा। अगर वो IC का लेग ओपन होगा तो बाबा आपका वहाँ पे IGBT तुरंत शॉर्ट होगा। वो IC के ही अंदर में क्या होता है दोस्तों को, जो आप IGBT सेंसर, हम हर वीडियो में बोलता हूँ कि IGBT सेंसर को देखो, उसी IC के अंदर में IGBT सेंसर का भी वहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्राम। तो आजकल के जो PCB आते हैं ना, उसको रिपेयर करने में बहुत समझ लो पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आप एक काम करना, अगर आपके पास स्क्रैप में PCB होगा तो आपको वहाँ पे क्या करना, जो असेंबली में वहाँ पे पल्स विथ मॉड्यूलेशन के लिए IC लगा है, कितने पिन का, 6 पिन का, वो IC को आप रिप्लेसमेंट करके देखना। ओके। वहाँ पे अगर नहीं होता है तो आप एक एक करके जो असेंबली पैकेज में वहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहाँ का रेजिस्टेंस, पल्स विथ मॉड्यूलेशन का रेजिस्टेंस, उसको आप रिप्लेसमेंट करके देखना। ओके। फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि सर प्रेस्टीज का PIC 20 में डिस्प्ले लाइट बहुत धीमी जलती है और स्विच भी काम नहीं कर रही है। 16 और 28 IC डिस्प्ले वायर चेंज कर दिया, फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा सही नहीं हो पा रहा है। ओके। मेन IC इसमें खराब हो सकती है क्या, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले IC का डेटा शीट यहाँ पे दे रहा हूँ, आप डेटा शीट को नोट कर लेना और आप लोग भी नोट कर लेना कि आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे समझ लो, फंसो मत, अपना काम निकालो और आगे बढ़ो। ओके। अब दोस्तों आपको मैं इसका थोड़ा डेटा शीट बताऊंगा, किसका, डिस्प्ले IC का डेटा शीट दूंगा कि आपके पास में मान लो ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप भी उसको देखोगे और समझ जाओगे। ओके। ये आप लोग के लिए भी आप नोट कर लेना भैया, भगना मत इधर उधर। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जो IC होता है कितने पिन का होता है, 28 पिन का। 14 हमारा लेफ्ट में रहेगा और 14 हमारे राइट में रहेगा। कितना पिन हो जाएगा मिला के, 28 पिन। ओके। अब 28 पिन का अलग अलग काम होता है। क्या होता है, IC का अलग अलग 28 पिन का काम है। तो पहला नंबर क्या रहता है दोस्तों, NC करने में क्या होता है, नो कनेक्शन, यानी समझ लो इसका कनेक्शन नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है, ससुर अकेले है। ओके। और दूसरा क्या रहता है, डेटा, यहाँ पे डेटा। अब डेटा क्या होता है दोस्तों, जो डेटा हमारा जो IC रहता है, कौन सा IC, मेन IC, उससे एक सिग्नल आती है। ओके। सिग्नल आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको वोल्ट के रूप में देते हैं, क्योंकि हमारे पास CRO खरीदने के लिए औकात नहीं है, उतना पैसा नहीं कि हम CRO खरीद के उसको चेक कर सके। हम अपने मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो वोल्टेज के रूप में यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डेटा, अब डेटा में क्या होता है दोस्तों, डेटा में कितना वोल्टेज आएगा, तो सबसे पहले IC अगर आपका सही वर्किंग करेगा, डिस्प्ले में लाइट आता रहेगा, उसका मैं आपको डेटा देने जा रहा हूँ। बंद IC का डेटा शीट नहीं देने जा रहा हूँ, ये चालू कंडीशन का हम आपको डेटा देने जा रहा हूं। तो डेटा में आपका आएगा 0.45। ओके। यहाँ पे 0.45 वोल्टेज रहेगा। आप इसको 45 मिनट समझ लेना, हमेशा 0.45 ही बोलना। ओके। अब दूसरा क्या रहेगा, यहाँ पे क्लॉक में कितना वोल्टेज रहेगा दोस्तों, 1 वोल्ट रहेगा, 1 वोल्ट क्लॉक में रहेगा। और तीसरा क्या रहता है दोस्तों, STB मतलब स्टैंड बाय। ओके। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो रहेगा STB में वो रहेगा हमारा समझ लो 1.6 रहेगा। ओके। यहाँ पे 1.6 वोल्टेज रहेगा। और BDD तो आप जानते ही हो, जब तक ये BDD नहीं आएगा तो ये क्या होगा, चालू ही नहीं होगा।
तो यहाँ VDD आपका हमेशा 5 वोल्ट रहेगा। ओके, अब इतना मिल गया। अब इसमें एक छूट रहा है पॉइंट, अगर वो पॉइंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, IC ही ऑन नहीं होगा। क्या छूट रहा है, तो आप लोग बताओ क्या छूट रहा है। ये हमारा छूट रहा है ग्राउंड, जो 28 नंबर पिन रहता है। ग्राउंड ऐसे कहने का मतलब बहुत सारे पिन रहते हैं, बट हमारा जो 28 नंबर ग्राउंड रहता है, जब तक इस ग्राउंड को यहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं मिलेगा, यहाँ पे जब तक इसको ग्राउंडिंग नहीं, तब तक IC क्या होगा, स्टैंड बाई नहीं होगा, तब तक यहाँ पे समझ लो आपका वर्किंग नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे नोट कर लेना आप लोग कि आपके पास भी मान लो ऐसा डिस्प्ले में क्या होता है, लाइट नहीं आता है, तो आप समझते हो कि माइक्रो कंट्रोलर IC तो खराब नहीं है। आप सोचने लगते हो तो बहुत की क्या करता है, कस्टमर को वापस दे देता है, भैया आपका माइक्रो कंट्रोलर IC खराब है, नहीं मिलता है, इसको वापस ले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं, आपका बदनामी हो जाएगी। आप पहले सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद कस्टमर को वापस देना। ओके, तो इस टाइप का आप नोट कर लो, क्योंकि आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप देख सकते हो। लेकिन नोट करने से पहले देख लेना कि कौन से इंडक्शन का है। बहुत की क्या करेगा, दूसरे इंडक्शन का समझने लगेगा और ऐसा नहीं आता है तो उसको वापस कर देगा। ऐसा नहीं, पहले इसको नोट कर लो। तो नोट कौन से इंडक्शन का है, एक प्रेस्टीज का हो जाएगा। कौन सा मॉडल का है, तो मॉडल नंबर यहाँ पे ध्यान दो ना, PIC 20.0। ओके, इसको PIC 20.0 बोलते हैं, और अपने छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, लाइन से बटन इंडक्शन बोल देते हैं। क्योंकि इस टाइप का बहुत सारा इंडक्शन आता है, तो हमारा बॉस जो होता है वो लाइन से बटन शुरू से मेरे को बोलते हैं कि इसको लाइन से बटन बोलते हैं। ओके, और दोस्तों मेरे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको लोग ध्यान देना। नए लोग तो बहुत अच्छे से ध्यान देना भैया, आप थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना, इधर उधर ध्यान मत देना। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन आ रहा है कि फैन के जैक में 18 वोल्ट नहीं बन रहा है। ओके, क्योंकि निगेटिव में सप्लाई नहीं आ रही है, निगेटिव में सप्लाई नहीं आती है। 450 वोल्ट के कैपेसिटर से निगेटिव देने पर फैन तो चल रहा है, चल जाता है, पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले अप डाउन करने लगता है। 80-50 ट्रांजिस्टर को चेंज करके देख लिया। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना भैया, आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो। तो सबसे पहले दोस्तों कहाँ से मिस्टेक किए हैं, तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, हमारा SMPS बनाता हूँ मैं। ये हमारा समझ लो SMPS हो गया। ओके, ये हमारा SMPS हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया। SMPS ये हमारा सेकेंडरी हो गया। SMPS हो सकता है आपका 5 पिन का रहेगा या 4 पिन का रहेगा, काम तो एक ही रहता है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को समझ लो स्विचिंग कराते हैं। जो SMPS हमारा रहता है हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करता है, लो फ्रीक्वेंसी पे नहीं, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करता है। तो यहाँ पे 2 आउटपुट सप्लाई मिलता है, एक मिलता है हमारा 18 वोल्ट। ओके, यहाँ पे 18 वोल्ट मिल गया, डायोड लगता है, हमेशा डायोड लगता है, और एक मिलता है हमारा 9 वोल्ट। ओके, यहाँ पे 9 वोल्ट। दोनों डायोड के माध्यम से समझ लो SMPS से हमारा जो सप्लाई आउट होगा वो AC होता है ना, इसको DC में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे एक डायोड का यूज करता है। अब दोस्तों ये क्या करते हैं बहुत लोग, ये जो डायोड होता है, मान लो हमारा ये 18 वोल्ट का डायोड है, ये डायोड को क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे दूसरा डायोड लगा देते हैं। कौन सा डायोड लगा देंगे, यहाँ पे 4007, यहाँ पे IN 4007 लगा देते हैं। भैया ये 4007 डायोड में काम नहीं करेगा। ये डायोड जो 4007 का अलग वर्किंग है, इसका क्या वर्किंग है, ये पावर सप्लाई में रेक्टिफायर का काम आता है, AC को DC में कन्वर्ट करने का काम आता है। लेकिन यहाँ पे जो डायोड लगेगा दोस्तों वो FR लगेगा, यानी FR फास्ट डायोड, जो फास्ट भाग सके, ये स्लो वाला नहीं लगेगा, ये हमारा पावर सप्लाई में लगता है। यहाँ पे हमारा FR लगेगा, FR हो सकता है आप 207 को भी लगा दो। ओके, यहाँ पे 207 यूज कर सकते हो। तो क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पे बहुत कंप्लेन देखे हैं कि जैसे इसके ऊपर लोड पड़ेगा, इसके अंदर में उतना एम्पियर नहीं है, ये फास्ट डायोड है, इसके अंदर में फास्ट काम भी करेगा, एम्पियर भी है। दोस्तों इसके ऊपर जैसे लोड पड़ेगा क्या करेगा, फास्ट स्विचिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन ये स्विचिंग फास्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, बहुत मिस्टेक करते हो, बहुत लोग को मैंने देखा हूँ। और जो ये वाला FR डायोड है, इसको क्या कर सकते हो आप समझ लो, रेक्टिफायर में भी यूज कर सकते हो। मैं भी यूज करता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं पहले डायोड लेता था तो क्या होता था, जैसे लगाता था देखता था सीरीज में पट से उड़ जाता था साला, तो परेशान हो जाता था। तो मैंने FR डायोड इसके लिए मंगाया था, बट इसको मैं समझ लो अपने पावर सप्लाई में भी यूज करता हूँ, सही वर्किंग करता है, नो कंप्लेन है। हमारे ऊपर बहुत ऐसा आदमी बोला भैया कि ये तो रेक्टिफायर यूज नहीं होता है, हम तो यूज करते हैं भाई, प्रैक्टिकली करके देखे हैं, आप भी देख लो। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये हमारा हो गया फैन का जैक, फैन नहीं है ना, फैन का जैक है फैन का। ओके, अब दोस्तों फैन का जैक होता है, तो हमारे यहाँ समझ लो फैन का एक वाला वायर यहाँ पे लगा दिया। अब मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे AM लिख दिया, नहीं मोटर आप समझ लेना ना, फैन का यहाँ सिंबल नहीं बना है, मोटर समझ लो। अब मोटर को क्या हुआ, प्लस सप्लाई मिल गया, कितना 18 वोल्ट। अब इसको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा तो चलेगा ना भाई, क्योंकि एक ही सप्लाई में थोड़ी दौड़ने लगेगा, इसको निगेटिव चाहिए तब चल पाएगा। तो दोस्तों निगेटिव कहाँ से देंगे, आप सोच में पड़ जाते हैं, कहाँ से देंगे तो सोचने लगते हैं साला निगेटिव कहाँ से दोगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो निगेटिव वाला पॉइंट होता है ये डायरेक्ट नहीं रहता है, क्या रहता है, डायरेक्ट नहीं रहता है। इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको एक बार स्विच करते हैं, यहाँ पे स्विचिंग के लिए एक कंपोनेंट लगाते हैं, जो ट्रांजिस्टर हमारा होता है NPN ट्रांजिस्टर होता है। क्यों,
क्योंकि अगर मान लो कि जब भी डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से आप उसको ऑफ करोगे ऑन करोगे तो ये फैन चलता है। ओके, ऐसे मान लो आप लगा दोगे सप्लाई वक्रत ले तो थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करते हो। ट्रांजिस्टर का काम कैसे करता है आप यहाँ पे फोकस करना। ओके, अब दोस्तों ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, तो सबसे पहले यहाँ पे लगा रहता है 80-50 ट्रांजिस्टर, 80-50 यानी NPN ट्रांजिस्टर लगा रहता है, NPN। अब दोस्तों ट्रांजिस्टर का आप काम जानते ही हो, ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, आप थोड़ा सा पढ़े भी लिखे होगे कहीं पे जाके, या नहीं पढ़े लिखे होगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लैंग्वेज में पढ़ लेना आज। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा कलेक्टर, ये होता है हमारा एमिटर, ये दो हो गया। ये हमारा होता है बेस, कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। तो PN यानी समझ लो जो बेस होता है इस पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, पॉजिटिव सप्लाई देंगे। कितना देंगे, हो सकता है 4 वोल्ट दे, 3 वोल्ट दे। तो सप्लाई कौन देता है, तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर IC देता है इसको पॉजिटिव सप्लाई 3 से 4 वोल्ट के बीच में। जब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई आएगा तो क्या होगा दोस्तों, जो हमारा एमिटर हमेशा ग्राउंड रहता है। ओके, ये हमेशा ग्राउंड रहता है। और हमारे यहाँ पे कलेक्टर हो गया, हमको यहाँ पे चाहिए इसको एमिटर चाहिए, समझ लो यहाँ पे ग्राउंडिंग चाहिए, इसको हमको ग्राउंड चाहिए तब यहाँ पे मिलेगा, समझ लो। ओके, अब दोस्तों बहुत कोई सोचेगा कि ट्रांजिस्टर को हटा के मैं क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ पे एक तो तार दे देता तो हमारा मोटर तो चलने लगता। भैया मोटर आपका चलने लगेगा लेकिन सिस्टम से नहीं चलेगा। ओके, अब क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा यहाँ पे जैसे इसके ऊपर बेस पे थोड़ा सा पल्स आता है, पल्स जिसको बोलते हैं, तो जो हमारा कलेक्टर और एमिटर क्या होता है दोस्तों, आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट करने मतलब अपने लेवल बता रहा हूँ, इसके अंदर में एक लेयर लगी रहती है, यहाँ पे क्या होता है, इसके माध्यम से समझ लो हमारा करंट फ्लो होने लगता है। तो जैसे इसके आपस में शॉर्ट होगा तो करंट ऐसे जाने लगेगा और इसको एमिटर मिलने लगेगा, तो आपका पंखा चलने लगेगा, चलने लगेगा। ओके, तो आपका इंडक्शन क्या होगा, यहाँ पे समझ लो ओवरहीट होने से बचा लेता है, ऐसे काम करता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब भी आपका मोटर खराब होता है, मोटर यानी फैन खराब होता है, आप पंखा लगाते हो तो आपका हो सकता है पंखा डायरेक्ट चलने लगता है या पंखा चलता ही नहीं है। तो आप क्या काम करो, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे चेक करते हो, समझ लो प्लस 18 वोल्ट। ओके, प्लस 18 वोल्ट चेक किए, आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर वर्किंग में नहीं है, अभी ट्रांजिस्टर हमारा क्लोज है, यहाँ पे भी प्लस 18 वोल्ट ही आएगा। नोट कर लेना और प्रैक्टिकल कर लेना, अगर झूठ बोलूँ तो मेरे को कमेंट में गाली देना। यहाँ पे प्लस भी आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, कब, जब आपका ट्रांजिस्टर यहाँ पे वर्किंग में नहीं होगा तब। ओके, तो आप समझ लो आपका फैन 100% यहाँ पे राइट है, सही है। अगर यहाँ पे प्लस नहीं आया माइनस के जगह पे, मल्टीमीटर से चेक करना, तो समझ लो आपका फैन यहाँ पे खराब है, यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इसको माइनस मिलेगा तो ये प्लस से हमारा माइनस बन जाएगा, ये प्लस से हमारा माइनस बन जाएगा। ओके, मान लो कि आप दूसरा फैन लगाते हो, फैन नहीं चलता है, तो आप काम किया करो, सबसे पहले ट्रांजिस्टर को चेक कर लिया करो, कोई ट्रांजिस्टर तो खराब नहीं है। अगर मान लो ट्रांजिस्टर समझ लो सही है तो हो सकता है पल्स को चेक कर लिया करो, अगर पल्स नहीं आएगा तो ये खराब होगा माइक्रो कंट्रोलर IC, ऐसा बहुत कम होता है ना, माइक्रो कंट्रोलर IC खराब हो जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों अगर मान लो नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट करके देख सकते हो, कस्टमर को थोड़ी पता चलेगा कि अंदर में क्या किया है, डायरेक्ट कर दोगे, उसका फैन चलने से मतलब है। कस्टमर लोग क्या बोलते हैं, भैया अंदर से आवाज़ नहीं आ रहा है, वो क्या होता है, जो फैन का चलने का आवाज़ आता है तो कस्टमर बस यही बोलते हैं भैया अंदर से आवाज़ नहीं आ रही, का आवाज़ आता था पहले, तो वो डायरेक्ट करके देख सकते हो। कब, जब आपका माइक्रो कंट्रोलर IC खराब होगा। तो अगर सही है तो आप इसको पापड़ बेल के जरूर बनाना, तब आपको मेहनत करने में मजा आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट हो गया। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो मेरे को कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हो सकता है दोस्तों अगर मेरे से कुछ भी गलती होगी तो कमेंट में वो भी बताइएगा, अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगा। और चाहता हूं दोस्तों किसी का आंसर नहीं मिलता है तो मेरे को तो गाली पड़ते ही है, तो वो चाहता हूं उन लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भैया आप लोग गाली मत दो, आपका भी टाइम आएगा कि आपको भी मैं क्या करूंगा, आंसर दूंगा। और आपको बताऊं लाइव क्लास का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं हो सकता है अभी कंफर्म नहीं बता सकता, हो सकता है तो आपको लाइव क्लास हर आधे घंटे रात को आऊँगा। आप लोग भी दुकान बढ़ा के आना, मैं भी अपना नौकरी बजा के आऊँगा घर, मस्त खाना वाना खाएंगे और आधे घंटे में मतलब लाइव क्लास में बात करेंगे, यूट्यूब में लाइव आएंगे। थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, एक दोस्त को बोला हूँ थोड़ा सा वाईफाई कुछ लगा देगा, उसके बाद मस्त काम करेंगे अपना। जो भी आप दुकान में आपसे नहीं बनता है, हमसे भी नहीं बनता, ऐसा नहीं कि हमसे सब बन जाता है, अगर आपसे भी नहीं बनता होगा वो क्या करेंगे, सब दोस्त मिलकर बात करेंगे, भैया आपसे क्यों नहीं बना, आपका क्या प्रॉब्लम है, ऐसा बात करते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज। तो दोस्तों अगर आपको मान लो कि घर बैठे इंडक्शन का कंपोनेंट चाहिए, आपको मार्केट में इंडक्शन का कंपोनेंट नहीं मिल रहा है और ओरिजिनल कंपोनेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नीचे में तो लिंक दे दिया हूँ, डायरेक्ट लिंक से जाके आप वहाँ पे जा सकते हो, या आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल खोलो, गूगल खोलने के बाद दोस्तों वहाँ पे rajinduction.com को सर्च करो। जैसे ही वहाँ पे rajinduction.com सर्च करोगे तो वहाँ पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है, शॉप नेम में जाना है। शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडक्शन का आपको कंपोनेंट
यहाँ पे मिल जाएगा। कंपोनेंट के साथ साथ में कौन से कंपोनेंट की क्या प्राइस है वहाँ पे साइड में आपको लिखा मिल जाएगा, और कितनी पीस आपको मंगानी है वो भी आपको मिल जाएगा। ऊपर से IGBT शुरू करेंगे, IGBT से लेके समझ लो हमारे पास ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, PF, SMD में ट्रांजिस्टर, बहुत ऐसे इंडक्शन के कंपोनेंट लगभग मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अगर मान लो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो कि मेरे पास रेजिस्टेंस पूरी कम्बो पैक में अवेलेबल है। रेजिस्टेंस की बात करूंगा दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस जो है जैसे 200 के कुछ रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल है जो कॉपर में है, और रेजिस्टेंस थोड़ा कॉस्टली आता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी रेजिस्टेंस मिल जाएगी, 1 वाट में रेजिस्टेंस पूरी मिलेगी, हाफ वाट की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अगर मान लो दोस्तों आपको ऑर्डर करना है, कैसे ऑर्डर करेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा कंपोनेंट है, क्या क्या प्राइस चल रहा है, उसको क्या करना है अपने कॉपी पेन में नोट कर लेना है, या आपको व्हाट्सएप में टाइप कर लेना है कि मेरे को IGBT 10 पीस चाहिए, इसका रेट भी आप देख सकते हो इतना है। जो जो कंपोनेंट आपको चाहिए उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ओनली फॉर आपको व्हाट्सएप कर देना है, मेरे में सेंड कर देना है। दोस्तों आपको हाथ जोड़ के विनती करूँ कि आप व्हाट्सएप करने के बाद 6 घंटे कम से कम वेट करो, हो सकता है आपको तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए, ऐसा होता है 6 घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई मिलेगा। वहां पे दोस्तों एक बिल सेंड करूंगा, बिल को वहां पे चेक कर सकते हो, और बिल सेंड करने के बाद दोस्तों अगर आपको मान लो मेरे ऊपर भरोसा है तो आपको पैसा पहले पे करना पड़ेगा। नीचे में मेरा बिल के नीचे में अकाउंट नंबर होगा, फोन पे, गूगल पे नंबर होगा, वहां पे पैसा पे करने के बाद दोस्तों वहां पे नीचे में लिखा हुआ है कि पैसा पे करने के बाद में दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर में आपका सामान जो होगा डिस्पैच कर दिया जाएगा, और 10 से 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक पहुंच जाएगा जो आप एड्रेस मेरे को दिए रहोगे। दोस्तों कंपोनेंट को आप बहुत कोई मेरे से मंगाता है, आप एक बार मेरे से मंगा के यूज करो, ट्राई करो, अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो। दोस्तों मेरे से लगभग बात करूं कि जो मेरा कंपोनेंट है ऑल इंडिया से मंगाते हैं, अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो कंपोनेंट पहले आप मंगा लो पैसा पे करके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर में आपको घर तक कंपोनेंट पहुंच जाएगा, और कंपोनेंट को चेक कर लेना, क्वालिटी अच्छी रहेगी। और दोस्तों मेरे वीडियो से मान लो कुछ भी नया सीखे हो तो मेरे को विश्वास जरूर करना। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राज।